नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का कॉमर्स एंड टैक्सेशन सॉल्यूशंस में। मेरा नाम सीए हरजीत सिंह दुआ है एंड आई एम फेलो मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। आज हमारी क्लास 6th है। हमने कैपिटल गेन शुरू किया था, इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स आपको बताया था। डिस्कस करते हैं कि लास्ट क्लास में हमने क्या किया था, एक ब्रीफ लेते हैं। हमने लास्ट क्लास में शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स के बारे में समझा था, ठीक है। इसके बाद हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस किया था कि चार्जेबिलिटी ऑफ कैपिटल गेन वुड बी डन ऑन द डेट ऑफ एक्चुअल सेल। देन इंश्योरेंस जो भी आपका इंश्योरेंस कमीशन से इंश्योरेंस कंपनी से आपको कंपनसेशन आता है। पॉइंट नंबर 3 का एग्जांपल हमें डिस्कस करना था। आपने कैपिटल एसेट को स्टॉक इन ट्रेड में बना दिया, कन्वर्ट कर दिया, तो जिस साल आप उस स्टॉक इन ट्रेड को बेचेंगे उस साल वो टैक्सेबल होगा। तो आइए एक एग्जांपल के साथ ही समझते हैं। मिस्टर ए जिनके पास एक कैपिटल एसेट था जो कि इन्होंने जून 10th 2003 में 60,000 में परचेज किया था। ध्यान से देखिएगा, मिस्टर ए के पास कोई कैपिटल एसेट था, इन्होंने 10 जून 2003 को इसे 60,000 में खरीदा था और इन्होंने इसे 10 मार्च 2020 को कन्वर्ट कर दिया एज हिज स्टॉक इन ट्रेड, ठीक है। ये आपका जो ईयर है ये फाइनेंशियल ईयर 1920 में कवर होता है और ये फाइनेंशियल ईयर आपका 2003-4 में कवर होता है, ओके। बात करते हैं कि फेयर मार्केट वैल्यू ऑन द डेट ऑफ कन्वर्जन। डेट क्या है कन्वर्जन की? ये मार्च 10 2020। इसकी फेयर मार्केट वैल्यू इस कैपिटल एसेट की थी 5,50,000, ओके। अब मिस्टर ए ने इस स्टॉक को 10 जून 2020 को 6 लाख रुपीज में बेच दिया, 6 लाख में बेच दिया, ठीक है। क्वेश्चन बहुत ही क्लियर है। 60,000 में खरीदी हुई कैपिटल एसेट को इन्होंने कन्वर्ट किया स्टॉक इन ट्रेड में 10 मार्च 2020 को, जिसे इन्होंने 10 जून 2020 को बेच दिया। ये फाइनेंशियल ईयर आपका 10 जून 2020 जो है ये आपका फाइनेंशियल ईयर 2021 में आएगा, ओके। क्वेश्चन में और क्या दिया है? कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशनरी इंडेक्स 109 था आपका 2003-4 में, जो कि यहाँ काम आएगा। 1920 में 289 था जो यहाँ काम आएगा और 2021 में 301 था जो कि यहाँ काम आएगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पहले समझ लेते हैं। कैपिटल एसेट इज कन्वर्टेड इनटू स्टॉक इन ट्रेड, दिस इज ट्रांसफर। ट्रांसफर कब हुआ? 2019-20 में, ठीक है। चार्जेबिलिटी will arise in 2021 as the stock is sold in 10th June 2020। फेयर मार्केट वैल्यू हमने कहा था आपको, जिस दिन कन्वर्जन होता है उस दिन की फेयर मार्केट वैल्यू को फुल कंसिडरेशन मान लिया जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं इंडेक्सेशन कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। ये कहां से आया? आपने 60,000 में एक्वायर किया था, ठीक है। 60,000 में आपने एक्वायर किया था, आपका ट्रांसफर माना जा रहा है 1920 में। तो 1920 का आपका जो इंडेक्सेशन था वो 289 था और बेस ईयर आपका जो है जिस साल आपने खरीदा वो 109 था। जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका 159,082 पॉइंट समथिंग आएगा। तो आपकी इंडेक्सेशन कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो गई 1,59,083। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना निकलेगा? यहाँ पर आपका फेयर मार्केट वैल्यू 5,50,000 थी, तो 5,50,000 माइनस 1,59,083 जो कि आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आया। दिस विल कम टू ₹3,90,917। अब बात करते हैं कि व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द डिफरेंस बिटवीन
दिस 6,05,50,000 आपने जिस दिन इसे स्टॉक में कन्वर्ट किया उसके पहले तक का जो भी पीरियड था उसका गेन तो आपने निकाल दिया जो 3,90,000 आया, लेकिन अभी आपने इसे 5,50,000 में नहीं बेचा है, आप इसे बिजनेस में लेके गए, स्टॉक को आपने बेचा 6 लाख का, तो आपका जो नेट पीजीबीपी प्रॉफिट फ्रॉम द ट्रांजेक्शन वो आपका हुआ 6 लाख minus 5,50,000. So your PGBP gain is 50,000 rupees. This is the complete concept. ठीक है, नेक्स्ट एक पॉइंट आता है, पॉइंट नंबर 5, सेक्शन 45(2)(a) ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट ये कहता है कि अगर आप एनी पर्सन हैज इन प्रीवियस ईयर ट्रांसफर्ड हिज इंटरेस्ट इन सिक्योरिटीज, इंटरेस्ट इन सिक्योरिटीज में कोई इंटरेस्ट है टू अनदर पर्सन, and if there is any gain or profit arising from such transfer made by the depository of such beneficial interest in security, then that tax as the income of the beneficial owner who is receiving the security. सीधी सी बात है, जो बेनिफिशियल ओनर होगा सरकार टैक्स उसी से लेगी, दूसरे से नहीं लेगी। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं, profit and gain arising from the transfer of a capital asset by a person to the firm or association AOP और BOI। देखिए इसे एग्जांपल से समझेंगे तो ज़्यादा अच्छे समझ में आ जाएगा। ये बेसिकली आपका सेक्शन 45 सबसेक्शन 3 की बात हो रही है इनकम टैक्स की। एग्जांपल से समझेंगे ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। ये पार्टनर होगा, मिस्टर वाई इज एडमिटेड एज अ पार्टनर। मिस्टर वाई को XYZ लिमिटेड, XYZ फर्म में पार्टनर बनाया गया। उन्होंने कैपिटल कंट्रीब्यूशन के नाम पर एक अपनी बिल्डिंग दे दी। बिल्डिंग उन्होंने 1 जनवरी 2021 को फर्म को दे दी एज हिज कैपिटल कंट्रीब्यूशन टू द फर्म। अगर आपको पता होगा कि अगर आप किसी फर्म में पार्टनर बनने जाते हो तो आपको वहाँ पर कुछ कंट्रीब्यूशन करना पड़ता है, जो सभी पार्टनर्स करते हैं। इन्होंने उस कंट्रीब्यूशन को इन फॉर्म ऑफ बिल्डिंग ट्रांसफ़र कर दिया। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू जो है उस बिल्डिंग की वो 50 लाख रुपीस थी। ठीक है, बात को समझिएगा। 1 जनवरी 2021 को मिस्टर वाई ने अपनी एक बिल्डिंग फर्म को कंट्रीब्यूट कर दी एज हिज कंट्रीब्यूशन टू द फर्म, एज हिज शेयर ऑफ कंट्रीब्यूशन, कैपिटल कंट्रीब्यूशन। उस दिन जो फर्म आपकी बिल्डिंग की मार्केट स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू थी, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू वो 50 लाख रुपीस थी, लेकिन फर्म को कहा गया कि इसे आप 30 लाख रुपीस में रिकॉर्ड करिए एज हिज कंट्रीब्यूशन। मतलब 30 लाख रुपीस बोला जा रहा है कि मिस्टर वाई ने फर्म को दिया एज हिज कैपिटल ऑफ कंट्रीब्यूशन। ठीक है, ये बिल्डिंग मिस्टर वाई ने 1 जनवरी 2002 में खरीदी थी 10 लाख रुपए की। तो नॉर्मल से बात समझिए, एक नॉर्मली एक चीज समझ में आती है कि जैसे 30 लाख रुपीस ने मिस्टर वाई ने बोला कि आप रिकॉर्ड कर दीजिए, तो एज पर 45(3) 30 lakh is considered as a sale price in the hand of the partner, लेकिन there is one section called 50C। 50C एक ऐसा सेक्शन है जो आपका लैंड एंड बिल्डिंग पर अप्लाई होता है, स्पेसिफिकली वो लैंड एंड बिल्डिंग पर ही अप्लाई होता है, जो ये कहता है कि आप स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू को कंसीडर करेंगे। यू विल हैव टू कंसीडर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, जो कि इस केस में ₹50 लाख है। ठीक, देयरफॉर वैल्यू इन द हैंड्स ऑफ द पार्टनर वुड बी 50 लाख। समझिएगा पॉइंट यहाँ पे क्या मिस्टेक हो रही है इनके द्वारा। फर्म को इन्होंने कह दिया कि भैया 30 लाख मेरा कंट्रीब्यूशन मान लो, तो फर्म के हैंड में जो बिल्डिंग की वैल्यू हो गई वो हो गई ₹30 लाख।
यानी कि फर्म जब भी इसे बेचेगी, सपोज अगर इसे आगे चल के बेचती है, तो उसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो माना जाएगा वो ओनली 30 लाख रुपीस माना जाएगा, क्योंकि बुक्स में उन्होंने 30 लाख में ही रिकॉर्ड किया। लेकिन फॉर कैलकुलेटिंग टैक्सेबिलिटी ऑफ मिस्टर वाई, सेक्शन 50C लग जाएगा, जो ये कहता है कि आपकी जो वैल्यू है बिल्डिंग की वो 50 लाख हो जाएगी। अब इस पर हम निकालेंगे हमारा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, जो कि हमारा आएगा 10 लाख रुपीज इंटू 317 इस साल का आपका कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशनरी इंडेक्स डिवाइडेड बाय बेस ईयर, विच विल कम टू 31.7। तो इस केस में जो कैपिटल गेन की टैक्सेबिलिटी आई 18 लाख रुपए पर, आपका 18,30,000 पर कैपिटल गेन देना पड़ेगा मिस्टर वाई को। हैड इट बीन, अगर इस केस में मिस्टर वाई 50 लाख रुपीज में कंट्रीब्यूशन दिखाते तो क्या होता? तो भी यही होता, 50 लाख रुपीज ही आपकी सेल कंसिडरेशन मानी जाती, लेकिन यहाँ पर बिल्डिंग का जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है वो 30 लाख की जगह 50 लाख हो जाता। दिस इज व्हाट टैक्स प्लानिंग। अगर इन्होंने सेक्शन 50C को ध्यान में रखते हुए फर्म को 50 लाख में ट्रांसफर किया जाता, तो फर्म की जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होती उस बिल्डिंग की, वो आपकी होती 50 लाख रुपीज। ओके, so with this we are ending up for today. Hope you have enjoyed the session. Thank you.